हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है घटना चक्र के इस जीएस पॉइंटर में। पूर्वावलोकन घटना चक्र अतिरिक्तांक का जो सामान्य भूगोल, भारत का भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल का सीरीज चल रहा है, इसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसके पहले मैंने 4 वीडियो रिलीज कर दिया है और आज हमारा ये 5वां नंबर का वीडियो होगा इससे संबंधित सामान्य भूगोल का, भारत का भूगोल का। और आज हम लोग भारत के भूगोल में हरित क्रांति से प्रारंभ करेंगे। और एक बात कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जनरल एग्जाम से संबंधित सारे टॉपिक यहाँ पर फिलहाल बुक को ऑडियो में पढ़ के बाकी चीजों को वीडियो में समझा के आपके सामने लाया जाएगा बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए आप जो है हमारे चैनल को स्टडी मटेरियल के लिए प्लस सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भी फायदा हो और मुझे भी आपसे सपोर्ट मिले। चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें। और विशेष चलिए प्रारंभ करते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति ये कृषि से संबंधित क्रांति है। इसमें पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान। 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई एमएस स्वामीनाथन द्वारा। सदाबहार क्रांति एमएस स्वामीनाथन। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। वह संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। डॉक्टर स्वामीनाथन का हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम मोटे अनाज, दलहन, गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति से संबंधित है। गेहूं उत्पादन से। गेहूं उत्पादन से मोटे अनाज, दलहन, गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है। गेहूं उत्पादन से। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ। गेहूं। गेहूं वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ। गेहूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल थी मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। हरित क्रांति के घटक है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, मार्केटिंग। विपणन यानी मार्केटिंग। हरित क्रांति के घटक है उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। अब नीचे है कथन। कथन ए में दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ए और आर दोनों सही है, यानी भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह सही है। दूसरा, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल है। इंद्रधनुषीय यानी इंद्रधनुषीय क्रांति कृषि से संबंधित है, इंद्रधनुषीय क्रांति कृषि से संबंधित है, यानी इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल है। अगला है सही सुमेलन करने वाला, सही सुमेलन वाला में है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में वृद्धि नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, उद्यान कृषि में वृद्धि सुनहरी क्रांति। यानी खाद्य उत्पादन हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, उद्यान कृषि सुनहरी क्रांति, उद्यान कृषि सुनहरी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। जीरो टील बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, जीरो टील बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। जीरो टील बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। और अगला हम लोग पढ़ते हैं खाद्यान्न फसल के बारे में, खाद्यान्न फसलें जिसमें से पढ़ेंगे रबी की फसल के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रबी फसल, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में, रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। दूसरा है कि रबी फसल है, तो रबी फसल का नाम सुनिए सरसों, मसूर, चना, गेहूं, यानी गेहूं के साथ चना भी रहता है, चना के साथ सरसों, ये तीनों प्रायः एक साथ खेती की जाती है। गेहूं के साथ चना, चना के साथ सरसों और इसके साथ मसूर भी, ये सभी रबी फसल है। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है, गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है। तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए जो परिस्थितियां अच्छी है वो है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अगला प्रश्न है गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं नकदी फसल नहीं है, गेहूं को छोड़कर गन्ना हो, कपास हो, जूट हो, गन्ना, कपास और जूट ये तीनों नकदी फसल के अंतर्गत आता है, गेहूं नकदी फसल नहीं है। अब नकदी फसल का समूह, तो नकदी फसल में और भी नकदी फसल है कपास, गन्ना, केला, कपास, गन्ना, केला, कपास, गन्ना, केला। तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही क्रम है। भारत के तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्य में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, एक नंबर में उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक गेहूं होती है। मही सुगंधा प्रजाति है, ये नाम है मही सुगंधा, ये किस फसल की प्रजाति है? तो धान के फसल की प्रजाति। धान के फसल का एक नाम याद रखिए आप लोग, मही सुगंधा, यानी धान का चावल बहुत सुगंधित होगा, तो धान का एक फसल का नाम है मही सुगंधा। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है वो गेहूं में, आलू में और गन्ना के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में है, गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में है, गेहूं, आलू और गन्ना में प्रथम भारत का राज्य उत्तर प्रदेश। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है सोनारा 64, गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित की गई है सोनारा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन है नोरिन 10, बौनेपन जो गेहूं होता है वो किस जीन के कारण? आप याद रखें नोरिन 10।
मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है ओसिंचित परिस्थितियों के लिए। मैक्रोनी गेहूं ओसिंचित परिस्थितियों के लिए। और एक प्रजाति है गेहूं की राज 3077 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। अगला है पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की प्रजाति पूसा सिंधु गंगा। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308 भी एक गेहूं की प्रजाति है। सबसे अधिक यूपी में होता है तो यूपी 308 भी एक गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। गेहूं की फसल का रोग कौन सा है? रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं का। सोनारा 64, कल्याण सोना, यूपी 308, पूसा सिंधु गंगा, ये सारी गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं अर्जुन और सोनालिका। अब ये भी नाम जुड़ गया, अर्जुन, सोनालिका, कल्याण सोना, यूपी 308, सोनारा 64, पूसा सिंधु गंगा, ये सारा जो है ये गेहूं की किस्में हैं। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। गेहूं के साथ दो फसल लेना है तो अरहर का उपयुक्त किस्म कौन सा है? यूपीएस 120, यूपीएस 120। अब सही कथन यहाँ पर है कि सही कथन है तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है, ये एक सही कथन है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूं से ज्यादा क्षेत्र ढका हुआ है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ट्रिटिकेल, जिन दो के बीच का संकर यानी क्रॉस है वह है गेहूं एवं राई। गेहूं एवं राई के बीच का जो संकर है वो है ट्रिटिकेल। गेहूं एवं राई के बीच का संकर है। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की बीमारी करनाल बंट। गेहूं फसल की बीमारी करनाल बंट। एक रस्ट था, एक करनाल बंट। अब हम लोग रब्बी के बाद खरीफ फसल के बारे में पढ़ते हैं। रब्बी फसल के बाद खरीफ फसल के बारे में पढ़ते हैं। तो खरीफ फसल में आगे पढ़ते हैं। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण पूर्व एशिया में। खरीफ की फसल कपास, मूंगफली, धान। खरीफ की फसल कौन कौन हो गई? कपास, मूंगफली और धान। कपास, मूंगफली और धान। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है। चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थितियां है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान, यानी पानी भी अधिक चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान भी चाहिए चावल की खेती के लिए। मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल सोयाबीन। खरीफ की फसल कौन हो गया? सोयाबीन। भारत में प्रमुख खाद्यान्न चावल। सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, प्रमुख खाद्यान्न चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल। खेती के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन हो गया? चावल, क्योंकि चावल सबसे ज्यादा खेती इसका किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है धान। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? धान का लगा हुआ है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2014 से 15 में था 2390 किलोग्राम। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब राज्य में।
धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब राज्य में। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्म है धान की। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्म है धान की। अमन धान लगाया जाता है जून जुलाई में, इसको बोया जाता है। अमन जो धान का एक किस्म है, इसको उगाया जाता है जून जुलाई में, इसकी बुआई की जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। जून जुलाई में अमन धान को लगाया जाता है, बो दिया जाता है, नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म किसकी है? धान की। बाराना दीप, नाम क्या है? बारानी दीप, ये धान की किस्म है। बारानी दीप ये एक धान की किस्म है। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। पूसा RH10, पूसा RH10 जो है ये धान की एक किस्म है बासमती चावल की। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 15 किलो से 20 किलो तक बीज लगता है यदि आपको बासमती चावल बोना है। तो बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी हो गई? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कथन वाला और कारण वाला। तो कथन है पहला कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। सही बात है, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो ये गलत है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, गलत है। दूसरा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, नील हरित शैवाल। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, नील हरित शैवाल। अगला है कथन वाला। एक कथन, पहला कथन दिया है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ये सही है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, यानी पूर्वी तट पर अधिक वर्षा होती है पश्चिमी तट की तुलना में, ये गलत है। पूर्वी तट पर अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि विगत 1 दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है, वह है चावल। विगत 1 दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है, वह है चावल। देश का आधा से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है, वो चारों राज्य का नाम, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब और लास्ट याद रखें आंध्र प्रदेश। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब और लास्ट आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्यों से देश का आधा से अधिक चावल उत्पादन होता है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, वहां चावल की खेती होती है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, मूंग और उड़द, यानी मूंग और उड़द जो है, मूंग और उड़द ये दोनों जायद फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो जायद फसल में आप याद रख सकते हैं मूंग और उड़द को। अब हम लोग नकदी खरीफ और रबी और खरीफ के बाद नगदी फसल पढ़ेंगे, जिसमें नगदी फसल यानी कि जिसमें तुरंत पैसा होता है, वैसे नगदी। तो चलिए नगदी फसल पढ़ते हैं। नगदी फसल में पहला है कपास। पहला है कौन सा? कपास। भारत में कपास नगदी फसल का नाम आप लोग याद रखें। नगदी फसल
उसे कहते हैं जिससे तुरंत बेच के नगद पैसा लिया जाता है। तो नगदी फसल जो है कपास हो गया। भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत कपास का अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, उज्जैन, शाजापुर। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, उज्जैन, शाजापुर। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत वर्ण के नाम से जानी जाती है, कपास। सत्य कथन है। सत्य कथन कौन कौन सा है? तो कपास भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है। ये भी सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। आगे है कि कपास के रेशे से प्राप्त होता है बीज से। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज से। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। इसीलिए महाराष्ट्र में गन्ने की फसल के साथ कपास को प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है। अब हम लोग अगला नकदी फसल कपास के बाद पढ़ते हैं गन्ना। कपास के बाद गन्ना। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक भूमि गन्ना का उत्तर प्रदेश में। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, गन्ना। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, गन्ना। यानी गन्ना सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत है। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही अनुक्रम है। घटता हुआ क्रम यानी सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर होगा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। अब हम लोग सत्य कथन को पढ़ते हैं। सत्य कथन। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा क्या है? एक उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, महत्व है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्यवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज्यादा गुंजाइश है। अंतरा सस्यन की इसमें क्या है? ज्यादा गुंजाइश है। गन्ने की शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। पकने की अवधि में यदि पाला गिर जाए तो गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। सही है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में शक्कर नगर। शक्कर नगर कहां है? आंध्र प्रदेश में। भारत का शक्कर का प्याला कौन कहलाता है? उत्तर प्रदेश। भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण है। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण है गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ना में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम, पेराई का अधिक लंबा मौसम। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। कहाँ किया जा रहा है गन्ना में प्रजनन का कार्य? कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। गन्ने का जो बीज है वो कहाँ उत्पादित किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है? SBI कोयम्बटूर। गन्ने का अडसाली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है? 18 महीना। गन्ने का अडसाली फसल पकने के लिए कितना महीना लेती है? 18 महीना। अब हम लोग तिलहन फसल के बारे में पढ़ते हैं। तो तिलहनी फसल का नाम बताइए। तिलहन फसल का है सूरजमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी। सूरजमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी ये सभी तिलहन फसल है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल कौन सा है? मूंगफली। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत का राज्य कौन सा है? पंजाब। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है सरसों का। अब दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये भारत का मानचित्र है जिसमें यहाँ पर छायांकित यहाँ पर ABCD दिए गए हैं। ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। इससे संबंधित प्रश्न है कि ABCD द्वारा अंकित स्थल क्रमशः प्रसिद्ध है। A मूंगफली के लिए, A मूंगफली के लिए, B गन्ना के लिए, B गन्ना के लिए, C रागी के लिए, C रागी के लिए, D तंबाकू के लिए। D कौन सा? तंबाकू के लिए। A हो गया मूंगफली के लिए, A हो गया मूंगफली के लिए, B नंबर हो गया गन्ना के लिए, B गन्ना के लिए, C रागी के लिए, C रागी के लिए तथा D नंबर तंबाकू के लिए। D नंबर हो गया तंबाकू के लिए। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल कौन कौन सा है? मुख्य उत्पादित तिलहन फसल सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तेल। सरसों की प्रजातियां कौन है? बरूना, पूसा बोल्ड, पीताम्बरी। सरसों की प्रजातियां बरूना, पूसा बोल्ड, पीताम्बरी। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। कौशल उन्नत प्रजाति है मूंगफली की। कौशल मूंगफली की प्रजाति है। अब हम लोग पढ़ते हैं दलहन के बारे में। दलहन वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता भारत। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक भी और उपभोक्ता भी भारत। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है दाल। दाल का निर्यात नहीं किया जाता है। कथन ये है कि भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। यह सही है। दूसरा, दालों की मांग की वरीयता है। ये भी सही है। दालों की मांग की वरीयता है। ए सही, आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है दाल में। नत्रजन संचित करने की क्षमता यानी नाइट्रोजन वो दाल में होती है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल है चना मटर मूंग। चना मटर मूंग। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का 1:2:2। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 1:2:2 के अनुपात में। अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष। अरहर का जन्म स्थान कौन सा है? भारत। मालवीय चमत्कार। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर का। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर का। यानी मालवीय चमत्कार और बहार अरहर का प्रजाति हो गया। मटर की पत्ती विहीन जाति अर्पणा। मटर की पत्ती विहीन जाति अर्पणा। अब हम लोग पढ़ते हैं रेशम के बारे में। रेशम, ये रेशम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो कि नकदी फसल के अंतर्गत है। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कौन हो गया? कर्नाटक। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम कहां से प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से। यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम मिल जाता है। आगे सही सुमेलित करने वाला है। शहतूत रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटका। शहतूत रेशम का कहाँ उत्पादन होता है? कर्नाटका। टसर रेशम झारखंड। टसर रेशम झारखंड। और ईरी रेशम जो इंपोर्टेंट ज्यादा है ये असम। और टसर रेशम झारखंड। टसर रेशम कहाँ हो गया? झारखंड। टसर रेशम झारखंड। ईरी रेशम असम। ईरी रेशम असम। मूंगा रेशम की बात करें तो असम, इसका भी उत्पादन असम में। मूंगा रेशम असम में। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। इसे याद रखें कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। और किस राज्य में होती है? असम में। किस राज्य में होती है? असम में। टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य झारखंड। टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन हो गया? झारखंड। अब रेशम के बाद हम लोग बागानी फसल पढ़ेंगे जिसमें से बागानी फसल में हम लोग कॉफी और कहवा के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। पहला नंबर में कॉफी और कहवा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? 1984 ईस्वी में। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है तो संदर्भ में सत्य कथन है। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है और इस संदर्भ में जो सत्य कथन है वो है कि कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। अगला, कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है कर्नाटक में, यानी कॉफी में कर्नाटक अग्रणी है। भारत में देश का 72.3% से अधिक कॉफी अकेले कर्नाटका उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? 72.3% कॉफी कर्नाटक।
भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक कर्नाटक में। अब हम लोग पढ़ते हैं चाय एवं रबर के बारे में। चाय और रबर के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन एवं उपभोग में चीन का प्रथम तथा भारत का दूसरा स्थान है। चीन पहला है चाय उत्पादन में और उपभोग में, जबकि भारत जो है वो दूसरे नंबर पर 2015 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है चाय। भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है चाय। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित करता है चाय का। कथन ए, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन कारण भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऐसा नहीं है कि खपत कम है। की हो गले मोबाइल स्टैंड हो गले। अरे तो पानी पी करने के बंदर कहीं के। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती अभिष्ट यानी आइडियल होती है चाय का। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और ढलाव चाय के लिए उपयुक्त है। ग्रीन गोल्ड किस्म है चाय का। ग्रीन गोल्ड किस्म चाय का। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल धान। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरला। भारत में रबर में टॉपर नंबर पर कौन है? केरला। अब हम लोग अन्य बागानी फसल के बारे में पढ़ते हैं। भारत का वह राज्य जहां कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है कर्नाटक में। कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि कर्नाटक में। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य कौन सा है? शस्य यानी फसल कौन सा है बागानी कृषि में? चाय, रबर, नारियल, कहवा। चाय, रबर, नारियल, कहवा। सही कथन है। चाय असम की मुख्य फसल है। असम का मुख्य फसल क्या है? चाय। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। तंबाकू सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। भारत में नारियल का बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। नारियल का तमिलनाडु। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन वियतनाम और भारत। वियतनाम और भारत। काली मिर्च में वियतनाम और भारत। इलायची उत्पादन में प्रसिद्ध राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इलायची उत्पादन में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। गरम मसालों के संवर्धन के लिए केरला। मसालों का बगान केरला। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग की खेती मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। लौंग की खेती केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। सही सुमेलन है जूट पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल। चाय में असम। चाय में असम। रबर उत्पादन में केरला। रबर में केरला। गन्ना उत्तर प्रदेश। रबर केरला, चाय असम, जूट पश्चिम बंगाल, गन्ना उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं है। काली मिर्च की खेती के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वो है उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई का पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं। काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई का पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। भारत के काला सोना
के रूप में जाना जाता है काली मिर्च एवं कोयला। काला सोना किसको कहते हैं? काली मिर्च एवं कोयला को। काली मिर्च एवं कोयला को। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। काजू में महाराष्ट्र। काजू महाराष्ट्र। झूमिंग खेती। अब हम लोग पढ़ते हैं झूमिंग खेती के बारे में, झूमिंग कृषि के बारे में। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति। झूमिंग जिसे पैडा पद्धति भी कहा जाता है, यह जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है नागालैंड में। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत कहाँ है? नागालैंड में। चलवासी कृषि। जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह है असम तथा झारखंड। असम तथा झारखंड। अब हम लोग कृषि विविध के बारे में पढ़ते हैं। कृषि में विविध जो क्वेश्चन है उसके बारे में। राज्य है एक तरफ उत्पादन। राज्य और एक तरफ क्या फसल? तो केरल टैपियोका। केरल टैपियोका फसल। गुजरात कपास। गुजरात कपास। गुजरात कपास में अग्रणी। पश्चिम बंगाल पटसन में। पश्चिम बंगाल पटसन। पश्चिम बंगाल जो है वो पटसन में। गुजरात मूंगफली में। गुजरात मूंगफली में। अब फिर है आलू उत्तर प्रदेश। आलू का बृहत्तम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। नारियल केरल। नारियल केरल। नारियल केरल। केला तमिलनाडु। केला तमिलनाडु। तंबाकू आंध्र प्रदेश। तंबाकू आंध्र प्रदेश। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन यानी मिलियन टन में का सही ह्रासमान क्रम है चावल, चावल, फिर गेहूं, फिर मोटा अनाज, फिर दाल। खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का ह्रास क्रम में है चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दाल। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान प्रदान करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली एवं नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है मूंगफली। कपास, मूंगफली एवं नमक में प्रथम स्थान गुजरात। कपास, मूंगफली एवं नमक उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात। अब सही सुमेलन कृषि उत्पादन अग्रणी उत्पादक, यानी कृषि उत्पाद जो है फसल और अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? चना में अग्रणी मध्य प्रदेश। चना में मध्य प्रदेश। काली मिर्च केरल। काली मिर्च केरल। अनानास पश्चिम बंगाल। अनानास पश्चिम बंगाल। अनानास में कौन है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद चावल फसल और फसल नाशक जीव। फसल और फसल नाशक जीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ फसल नाशक जीव। तो चावल फसल का फसल नाशक घुंडी या मतकून। चावल का जो फसल नाशक जीव है घुंडी लग जाता है, घुंडी या मतकून। घुंडी या मतकून चावल में। गेहूं का एफिड। गेहूं का एफिड। गन्ना का शीर्ष प्ररोह बेधक सलभ। गन्ना का शीर्ष प्ररोध बेधक सलभ। चना का गोलक सलभ। गोलक सलभ। चना का कौन सा हो गया? गोलक सलभ। आगे है फसल का नाम और बीमारी का नाम। फसल में कौन सी बीमारी होती है? तो फसल का नाम और बीमारी का नाम। गन्ना में रेड रॉट। गन्ना में रेड रॉट। धान खैरा रोग। खैरा रोग धान। उकठा या बिल्ट अरहर में। उकठा या बिल्ट अरहर में। आलू में झुलसा। आलू में झुलसा जिसको लेट ब्लाइट भी कहा जाता है। हरित बाल रोग पाया जाता है बाजरा में। हरित बाल रोग बाजरा में पाया जाता है। हरित बाल रोग। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रासबीन आते हैं त्रिपादप कुल के अंतर्गत। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रासबीन किसके अंतर्गत आते हैं? त्रिपादप कुल के अंतर्गत। वर्ष 2015 से 16 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन
251.57 मिलियन टन। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। जूट उद्योग प्रमुखतः पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचली मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल युग्म है धान और जूट। गंगा के निचली मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल है धान और जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में। वर्ष भर बोए जाने वाली फसल मक्का। वर्ष भर बोए जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। मक्का के लिए सही कथन है मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। मक्का की फसल पकने की अवधि 110 दिन। मक्का की फसल पकने की अवधि कितने दिन होती है? 110 दिन। C4 पौधा है मक्का। मक्का का एक किस्म का नाम है C4। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान सेकंड। आनुवंशिक परिवर्तित फसल है किसका? मक्का का। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड आनुवंशिक परिवर्तित फसल है मक्का। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। और अब आगे है फसलें और भौगोलिक परिस्थितियां। फसलें और भौगोलिक परिस्थितियां। फसल में जैसे फसल में है जौ। फसल में कौन सा है? जौ। ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा चाहिए। जौ के लिए ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा चाहिए। चावल के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चाहिए। चावल की खेती के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चाहिए। मिलेट, मिलेट में ज्वार बाजरा आदि आ जाता है। मिलेट के अंतर्गत ज्वार बाजरा। इसके लिए तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा चाहिए। चाय की खेती के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं कि गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता चाहिए। गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता चाहिए। अब हम लोग सूची 1 से सूची 2 को मिलान करेंगे। जैसे कपास। कपास के लिए वर्षा 500 से 1000 मिलीमीटर, तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। कपास के लिए वर्षा 500 से 1000 mm, तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। फ्लैक्स के लिए वर्षा 600 से 800 mm, तापमान 5 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। फ्लैक्स के लिए। चुकंदर के लिए वर्षा 500 से 600 mm, तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। चुकंदर के लिए वर्षा 500 से 600 mm, तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। पटसन के लिए वर्षा 1500 से 2000 mm, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। वह पौधा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है वह है प्याज। वह कौन सा है? प्याज। प्याज का प्रतिरोपण करके खेती की जाती है। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वह है धान, मक्का, गेहूं। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है धान, मक्का, गेहूं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय विल्सन को जाता है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? विल्सन को। अब कॉफी बोर्ड सही मिलान करने वाला है। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु। रबर बोर्ड कोट्टायम। रबर बोर्ड कोट्टायम। रबर बोर्ड कोट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा। विश्व में सब्जी
का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन, पूरे विश्व में चीन पहला नंबर पर, भारत दूसरा नंबर पर। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? सिंधु। आम की वह किस्म जो दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई, दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है आम्रपाली आम। आम्रपाली। ललित उन्नत किस्म है अमरूद का। अमरूद का एक फसल का नाम क्या है? ललित। ललित उन्नत किस्म है किसका? अमरूद का। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां। आम की नियमित फसल वाली प्रजाति दशहरी 51, बेंगलोरा जिसको तोतापरी भी कहते हैं, नीलम, आम्रपाली। दशहरी 51, बेंगलोरा जिसको तोतापरी कहते हैं, नीलम और आम्रपाली इत्यादि, ये सब आम की नियमित प्रजाति की फसल है। कंचन एक उत्तम किस्म है आंवला का। कंचन आंवला का किस्म हो गया। आंवला का एक किस्म का नाम कंचन। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। केले का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। कुफरी चिप्सोना 2 आलू की सबसे अच्छी किस्म है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसल कौन कौन है? तो ये फसल है चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा एवं चारा की फसल। चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा एवं चारा की फसल। वह फसलें जो अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है, मोटा अनाज तथा चावल। वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है, मोटे अनाज तथा चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, प्रकंद। अनाज के दानों का उत्पाद है ओट मील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मड़ुआ यानी जिसे कोदा कहते हैं का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जा रहा है वह देश है जापान। यानी मड़ुआ का अधिकतम निर्यात किस देश में किया जा रहा है? जापान में। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल कौन सा है? मूंगफली, तिल, बाजरा। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल मूंगफली, तिल, बाजरा। वह फसलें जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है, लोबिया, अरहर, मूंग। लोबिया, अरहर और मूंग ये मुख्य रूप से चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया सिक्किम। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? सिक्किम। गुजरात राज्य की विशिष्टताएं हैं। गुजरात राज्य की विशिष्टताएं, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। भारत में ग्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में सही कथन है। भारत में ग्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में सही कथन है। इसके बीजों से निर्मित गोंद
सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। अब है कथन, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही बात, भारत में पश्चिम बंगाल जो है वो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण, पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। गलत, यानी पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वो उसका गलत है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य, अब मत्स्य उत्पादन का अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। मत्स्य उत्पादन में, मछली उत्पादन में आगे आंध्र प्रदेश, सब फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु। PBW 343, PBW 343 और DBW 17, DBW 17, PBW 343, DBW 17 प्रजाति है किसका? गेहूं का। धान के खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट का। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट का। भारत में आम का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। आम का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15%। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 15%। मेरे प्यारे बंधु, अब आज वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसीलिए आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग पशुपालन से संबंधित जो प्रश्न है वो पढ़ाई करेंगे, पशुपालन से संबंधित, और उसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।